वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और ये समसामयिक की घटना चक्र का 4th पार्ट है। टॉपिक है गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय, तो उसके लिए जो यह 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक एक पारित किया गया था। वो था 8 अगस्त 2022 को एक संशोधन विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। पारित कब किया गया? 3 अगस्त 2022 को। विधेयक कौन था? केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद यह विधेयक अधिनियमित हो गया। कोई भी विधेयक जब भी अधिनियमित होता है, जब तक वो राष्ट्रपति की उस पर सहमति प्राप्त हो जाती है, तो वो 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। यह जो एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है यह अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या है गति शक्ति विश्वविद्यालय का? इसका उद्देश्य है गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो इसकी स्थापना से है जो महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। इसका मेन पॉइंट है यहाँ पे 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। यह जो अधिनियम बनाया गया है, तो पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 था, उसमें संशोधन करके बनाया गया है। ये इसका इम्पोर्टेंट बिंदु है। वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ है? यह है वडोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तन किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तन किसका किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो वो है राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान वडोदरा गुजरात को। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में होगा। साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपनी केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित और निबंधित होगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय हैं जो वो केंद्र सरकार द्वारा और रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित और निबंधित होगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, ये याद रखेंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट टॉपिक है NRTI। तो NRTI का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म है NRTI की। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसे डी नोवो श्रेणी के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। जो राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान है, इसकी स्थापना 2018 में हुई। इससे पहले है डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। यह परिवहन संबंधी शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे परिवहन संबंधी शिक्षा और बहुत सारे बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित था ये। तो ये याद रखेंगे, ये भारत का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ ये इस पर आधारित था। और ये डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया 2018 में, और इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मंडला, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला।
तो मांडला है जो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा पूछेगा तो ये हो जाएगा मंडला। तो मांडला है जो कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला बना है, उसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो 15 अगस्त 2022 को, तो ये डेट है जो याद रखेंगे, 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है। ये जो मांडला है जो मध्य प्रदेश का एक आदिवासी, यहाँ पे एसटी जनजाति है, एसटी है जो बहुत ज़्यादा संख्या में है और इसलिए आदिवासी बहुल जिला है ये मांडला। मांडला एक जिला है एमपी का, कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। कब किया गया? 15 अगस्त 2022 को। और मांडला है जो एमपी का एक आदिवासी बहुल जिला है। इस उपलब्धि के साथ ही मांडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मांडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं जो मांडला की साक्षरता के बारे में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मांडला जिले की साक्षरता दर 66.9 थी। जो 2011 में जनगणना हुई तब मांडला जिले की साक्षरता दर जो थी 66.9 थी। अभी मांडला जिले की पूर्व साक्षरता दर 77.5 है पुरुषों की, तथा महिला साक्षरता दर है जो 56.4 है। तो यह याद रखेंगे, मांडला जिले में पुरुषों की साक्षरता दर 77.5, महिला की है जो 56.4 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3 थी। ये पूरी टोटल एमपी की दी है 69.3। इसमें पुरुष साक्षरता ये पहले वो जो ऊपर जो बताया गया है वो मांडला का है, केवल पुरुष और महिला और मांडला की साक्षरता था। और ये है जो पूरे एमपी की है, तो पूरे एमपी की थी 69.3 और इसमें पुरुष साक्षरता दर है 78.7, जबकि महिला साक्षरता है 59.2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है 73। तो ये भारत की साक्षरता दर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन। भारत की साक्षरता दर है जो 73 थी, जिसमें पुरुष हैं जो 80.9 थे। पुरुषों की साक्षरता दर भारत में है जो 80.9 और महिला की 64.6 थी। तो पुरुषों की याद रखेंगे 80.9 थी और महिला की है जो 64.6 थी। ये भारत की है, भारत की टोटल 73 है और पुरुषों की 80.9 है और महिला की है जो 64.6 है। मंडला जिला आदिवासी बहुल होने के कारण कम साक्षरता होने के परिणाम स्वरूप अक्सर आदिवासी वित्तीय धोखाधड़ी का शिकायत करते थे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी जनजाति थी, इसीलिए ये लोग धोखाधड़ी की शिकायत करते थे। इस समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2020 में कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाने की पहल की गई थी। तो पहल जब कब की गई थी तो 2020 में की गई थी। इसे जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय निरक्षरता आज़ादी अभियान संचालित किया जा रहा है। तो वर्ष 2020 से मंडला में है एक अभियान जारी किया जा रहा है, उसका नाम है महिला ज्ञानालय और निरक्षरता आज़ादी अभियान। ये कुछ अदर पॉइंट दिए गए हुए हैं। ये भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा देश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2002,
सेकेंड पॉइंट है वयस्क साक्षरता में वृद्धि के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में की गई। समग्र शिक्षा योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए लागू किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 22 से 27 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई हुई है। तो ये भारत सरकार द्वारा दिए गए कुछ साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रयास हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्माइल 75। तो स्माइल का फुल फॉर्म होता है अम्र। स्माइल का फुल फॉर्म पहले देख लेंगे। स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल का ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है। स्माइल योजना है जो उसका मंत्रालय है स्माइल योजना है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना नामक योजना प्रतिपादित की गई है। तो स्माइल योजना का जो मंत्रालय है वो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। ये मंत्रालय का नाम है, याद रखेंगे। और ये एक अम्ब्रेला योजना है। कैसी योजना है? तो ये एक अम्ब्रेला योजना है और इसका फुल फॉर्म है, ये लिखा हुआ है आजीविका और उद्यम हेतु लाभ वंचित व्यक्तियों की सहायता। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उपयोजनाएं भी शामिल हैं। तो पहली उपयोजना है इसके अंदर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र। पहली उपयोजना इसमें है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना। और सेकंड है भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो 2 योजनाएं हैं जो स्माइल योजना में, 2 उपयोजनाएं हैं। एक है ट्रांसजेंडर के लिए व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना और दूसरी है जो भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। और इसका मंत्रालय है जो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय है। और ये 2025 से 2026 तक के लिए इस पे जो इसका बजट है 100 करोड़ रुपए है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य इसका देखेंगे तो स्माइल योजना है 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल, इसका पूरा नाम ये है। शुभारंभ इसका नई दिल्ली से किया गया, ठीक है। और इसका मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय। इसका न्याय मंत्रालय भी याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेंगे। इसका उद्देश्य है निराश्रयता, डेस्टिट्यूशन और भिक्षावृत्ति बेघरी की समस्या को दूर करना। सेकेंड पॉइंट है देश के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना। विभिन्न हितधारकों को समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना। तो ये कुछ इसके उद्देश्य हैं, इसलिए स्माइल 75 योजना की शुरुआत की गई है। भिक्षावृत्ति में भारत की स्थिति तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है जो भारत में भिक्षावृत्ति की कुल संख्या है 4,13,670 है। इतने भिखारी हैं जो भारत में हैं, जिसमें इतने पुरुष हैं और इतनी महिलाएं हैं। और सबसे ज़्यादा संख्या है जो भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की। भिक्षावृत्ति में सबसे ज़्यादा संलग्न पश्चिम बंगाल में है 81,244। ये कुछ राज्य दिए गए हैं जो भिक्षावृत्ति और आश्रिता में नंबर 1 पे हैं, मतलब टॉप 5 में शीर्ष 5। तो सबसे नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश।
तो ये पुरुषों की संख्या ये दी गई हुई है, ये महिलाओं की है और ये कुल संख्या दी गई हुई है। तो भिक्षावृत्ति में पश्चिम बंगाल सबसे 1 पे है और उत्तर प्रदेश का भी याद रखेंगे, ये दूसरे नंबर पे है। शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। वो शीर्ष 5 थे और ये अंतिम 5 दिए गए हुए हैं। तो लास्ट में सबसे नंबर पे है लक्षद्वीप, फिर दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप। ये पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या ये टोटल है। नेक्स्ट टॉपिक है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैंथेरी गांव से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। और इसका शिलान्यास कब किया, तो शिलान्यास इसका 29 फरवरी 2020 को किया और 16 जुलाई 2022 को जालौन जिला के उरई तहसील के कैंथेरी गांव, यहाँ से उसका उद्घाटन किया है बुंदेल एक्सप्रेसवे का। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र है जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से दिल्ली से जुड़ गया है। तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण है जो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ओपीडा द्वारा किया गया। तो ये ओपीडा का फुल फॉर्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी टोटल लंबाई है जो 296.07 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे है जो 4 लेन वाला है और इस पे है जो निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसे भविष्य में 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है। और इसका प्रारंभ होता है जो जनपद में चित्रकूट जनपद, यूपी के जनपद चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट से। शुरुआत इसकी है जो चित्रकूट के भरतकूप के निकट और समाप्ति स्थान है इसका जनपद इटावा के ग्राम कुदरैल के निकट। तो ये याद रखेंगे, चित्रकूट के भरतकूप और इटावा के कुदरैल। और ये है जो 7 जिलों में है, यूपी के 7 जिलों में एक्सप्रेसवे है। उन 7 जिलों के नाम लिखे हुए हैं। चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। ये 7 जिला हैं जहाँ से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे के बनने से बुंदेलखंड के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास भी होगा और वाहनों की ईंधन में खपत कम होगी, बचत होगी और प्रदूषण नियंत्रण भी हो सकेगा और कृषि, वाणिज्य, पर्यटन तथा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ये पॉइंट याद रख लेंगे। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो मैप दिया गया, मैप में बताया गया है। तो इसका लागत है जो 14,850 करोड़ है और शिलान्यास इसका हुआ 29 फरवरी 2020 को और उद्घाटन हुआ जो 16 जुलाई 2022 को उसका उद्घाटन और शिलान्यास 20 में हुआ था, मतलब 2 साल लग गए इसको बनाने में। और ये है जो चित्रकूट के भरतकूप से स्टार्ट होता है यहाँ से और कुदरैल है जो इटावा में यहाँ तक का है। तो ये देख लेंगे और इसके बीच में जितने ज़िले पड़ेंगे वो सब हैं। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। नेक्स्ट टॉपिक है NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देख लेंगे। 5 जुलाई 2022 को
नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा का सम्मेलन है जो नई दिल्ली में 5 जुलाई 2022 को किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा किया गया था। तो इस सम्मेलन का आयोजन तो मंत्रालय इसका था उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और उसके तहत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया गया। विभाग है जो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए है राज्य रैंकिंग सूचकांक भी जारी किया गया है। यह सूचकांक का पहला संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो यह पहला संस्करण है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का। और इसका उद्देश्य दिया गया हुआ है, तो इसका उद्देश्य है NFSA देश में भुखमरी से निपटने एवं खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसमें भुखमरी को निपटाने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये बनाया गया है NFSA। और इसी परिप्रेक्ष्य में NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का विकास किया गया है। तो वो सूचकांक हैं जो उनका नाम है SDG 1 है जो कि गरीबी की समाप्ति, SDG 2 है शून्य भुखमरी, और SDG 3 है जो अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, और SDG 5 है लैंगिक समानता से संरक्षित। तो ये 4 प्रकार के इसमें रैंकिंग सूचकांक का विकास किया गया। SDG 1, SDG 2, SDG 3 और SDG 5। और ये है जो NFSA के कुछ स्तंभ दिए गए हुए हैं। जो रैंकिंग के लिए सूचकांक के 3 प्रमुख स्तंभ दिए गए हैं। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग जो होगी उनके लिए सूचकांक 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। तो वो जो सूचकांक हैं ये उसके स्तंभ हैं। नंबर 1 पे है NFSA आच्छादन। NFSA है पहले पे, उसमें है आच्छादन कवरेज देखा जाएगा, टारगेटिंग अधिनियम के प्रावधान, इसका पूरा है जो वेटेज होगा 45% होगा। और फिर दूसरा है इसका जो स्तंभ वो है वितरण मंच मतलब डिलीवरी प्लेटफॉर्म, इसका वेटेज है 50%। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है वितरण मंच का। और नंबर 3 पर है पोषण संबंधी पहले, न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स हैं ये जो, इसका भारांश है जो 5% है। तो सबसे ज़्यादा भारांश मतलब वेटेज है जो वितरण मंच का है। और नंबर 2 पे NFSA कवरेज, टारगेटिंग और प्रोविजन एक्ट्स का है। और 3rd पे है पोषण संबंधी पहले, इसका 5% है। ये 3 स्तंभ है। तो ये सामान्य श्रेणी के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त रैंक और स्कोर दिया गया है। तो इसमें शीर्ष 5 हैं। तो नंबर 1 पे है उड़ीसा। जो NFSA था उसमें जो खाद्य और ये सब के लिए रैंकिंग दी गई, स्तंभ 3 बनाए गए, उसी के आधार पर इनको रैंक प्रदान किया गया। तो उसमें नंबर 1 पे है उड़ीसा, नंबर 2 पे है यूपी है। तो यूपी का याद रखेंगे, ये नंबर 2 पे है। आंध्र प्रदेश है जो 3rd पे है, गुजरात 4th पे, और दादर नगर हवेली है जो 5th नंबर है इसकी रैंक। और इसका स्कोर इतना रहा, स्कोर भी याद कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। और रैंक यूपी की है जो 2nd नंबर है। और ये अंतिम 5 दिए गए वो शीर्ष 5 थे, ये अंतिम 5 दिए गए हैं। तो अंतिम 5 में गोवा 20 रैंक है इसकी, ये रैंक है, ये रैंक दी हुई है और ये इसका स्कोर दिया गया हुआ। तो गोवा का रैंक है जो 20 है, छत्तीसगढ़ का 19 है, दिल्ली का 18 और हरियाणा का 17 है। स्कोर ये दिया, पंजाब का 16 है। तो दादर नोट है, ये दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को दोनों श्रेणियां यथा शहरी क्षेत्रों हेतु DBT नगर हस्तांतरण श्रेणी और अन्य क्षेत्र के लिए गैर DBT श्रेणी में शामिल किया गया है। तो दमन दीव और दादर नगर हवेली को दोनों श्रेणियों में शामिल किया गया हुआ है, शहरी और
अन्य क्षेत्र के लिए। और केंद्र शासित प्रदेशों में है जो दादर नगर हवेली का स्कोर है 1 है रैंक, पुदुचेरी की 2nd है और चंडीगढ़ की है जो 3rd है। तो ये हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों के दिए गए हुए हैं, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। चंडीगढ़ का 3rd है। इसका उद्देश्य था गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। और इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% तक शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी। तो 75% है ग्रामीण जनसंख्या और शहरों में 50%। और जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS के माध्यम से सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। पात्र व्यक्ति प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। मतलब प्रति व्यक्ति को है जो प्रति माह 5 किग्रा खाद्यान्न मिलेगा। उसमें चावल का रुपया होगा 3 रुपये किलो और गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपया किलो की दर से प्राप्त होंगे। चावल का रेट 3, गेहूं का 2 और मोटे अनाज हैं जो ज्वार बाजरा जो उनका 1 रुपये होगा। और अंत्योदय अन्न योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना थी, उसमें 35 किलो खाद्यान्न मिलता था प्रति माह परिवार को, तो वो भी मिलता रहेगा। और गर्भवती महिलाओं को है जो 6 माह तक भोजन के अलावा कम से कम 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ भी प्रदान किए जाने का प्रावधान है। और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन। टॉपिक है विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। यह रिपोर्ट है निम्नलिखित 4 आयामों के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन करती है। तो 4 आयाम है आर्थिक भागीदारी और अवसर, 2nd है शिक्षा प्राप्ति, 3rd है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और 4th है राजनीतिक स्तरीकरण। इन 4 आयामों पर है जो लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन करा जाता है। अब इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य इसका है 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच WEF, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई। तो ये जारी कब की गई? 13 जुलाई 2022 को। और ये कौन सी नंबर की थी? ये 16वीं नंबर की थी। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकाला गया वो दिया है। तो इसमें टोटल 146 देशों का अध्ययन किया गया था और वर्ष 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर है जो 68.1% है। इसका परसेंटेज है जो 68.1 है 2022 के लिए। और जो वो 4 आयाम दिए गए थे उनका परसेंटेज दिया गया है। तो वर्ष 2022 की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता का स्कोर है 95.8। तो उसमें 4 आयाम थे, उनमें एक था स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, तो उसका स्कोर है 95.8। जबकि शिक्षा प्राप्ति का है 94.4 और आर्थिक भागीदारी एवं अवसर का है 60.3 है। और सबसे कम स्कोर इसमें मिला है राजनीतिक सशक्तिकरण में 22% केवल मिला है। और रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है, लेकिन इस सूचकांक में शामिल शेष देशों में आइसलैंड है जो उसने 90% तक लैंगिक अंतराल को कम करने में सफलता प्राप्त की है। तो आइसलैंड का स्कोर रहा है 90%। तो ये नंबर 1 पे हो गया आइसलैंड। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 शीर्ष 10 देश दिए गए हैं जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूची में हैं। तो नंबर 1 पे है आइसलैंड, इसका स्कोर है इतना। फिनलैंड, नॉर्वे, 4th नंबर पे न्यूजीलैंड। तो नंबर 1, 2, 3 याद रखेंगे, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे और 4th पे है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड है 4th पे, 5th पे है स्वीडन,
और ये है रवांडा, निकारागुआ और नामीबिया, आयरलैंड और जर्मनी। जर्मनी है जो टॉप 10 में है, और नंबर 1 पे है जो आइसलैंड है। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश, तो जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है लैंगिक समानता में वो है सबसे खराब पे 146 देश थे ही, तो 146 रैंक है जो अफगानिस्तान है, मतलब सबसे लास्ट पे अफगानिस्तान है। 145 है पाकिस्तान की, 144 है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे है और आइसलैंड है जो नंबर 1 पे है। और यह है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति। अब है जो दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति देखेंगे, तो दक्षिण एशियाई देशों में नंबर 1 पे है जो वो है बांग्लादेश। इसका स्कोर रहा है वैश्विक 71%, वैश्विक रैंक इसकी 71 है वैश्विक में, और स्कोर 71% रहा। नेपाल 2 पे है और इसका स्कोर 69% रहा था, और इसकी विश्व में रैंक है जो 96 है। ये दक्षिण एशियाई हैं। ये नंबर 1 नंबर 2 हो गया इनकी रैंक, क्षेत्रीय में 1 है और वैश्विक दी हुई है। तो ये हम लोग दक्षिण एशियाई में देख रहे हैं, तो ऐसे भी देख सकते हैं, वैश्विक में ऐसे है। तो नंबर 1 पे दक्षिण एशियाई में बांग्लादेश था, फिर नेपाल, अभी है जो श्रीलंका 3rd पे है। क्षेत्रीय है ये वैश्विक है, ये क्षेत्रीय रैंक है, ये वैश्विक रैंक है और ये स्कोर है। नंबर 3rd पे श्रीलंका, मालदीव 4th पे है, भूटान 5th पे है और 6th पे है भारत, और पाकिस्तान 7th पे और अफगानिस्तान 8th पे। और वैश्विक में देखेंगे भारत का 135वां है, ये याद रखेंगे, और अफगानिस्तान 146, पाकिस्तान 145, इंडिया 135। भारत एवं पड़ोसी देशों की स्थिति लैंगिक समानता में, तो भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2022 में 135वें स्थान पे। तो 2021 में ये था 140 स्थान पे था, 156 देश थे, अभी 146 देश हैं, तो भारत है 135 स्थान पे है। राजनीतिक सशक्तिकरण उप सूचकांक में भारत है जो 48 स्थान पे है। राजनीतिक सशक्तिकरण था जो एक आयाम, उसमें है जो भारत 48 नंबर पे है। और शिक्षा प्राप्ति में है जो 107 में। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में है जो सबसे लास्ट में भारत है, और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता में। और आर्थिक भागीदारी में 143 स्थान पे है भारत। स्वास्थ्य और शिक्षा में है जो भारत है जो 4 आयामों में सबसे लास्ट पे है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट का वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखेंगे। यह 11 जुलाई 2022 को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट नामक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये कब जारी की गई? 11 जुलाई 2022 को। यह वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की 7वीं रिपोर्ट, 27वीं रिपोर्ट है। कौन सी है ये? 27वें नंबर की है, और ये 1951 से स्टार्ट हुई थी, और ये 11 जुलाई को प्रकाशित की गई। और ये है जो 237 देशों क्षेत्रों के जनसंख्या संबंधी आकलनों को प्रस्तुत करती है। ये साथ ही इस रिपोर्ट में वर्ष 2100 की जनसंख्या का अनुमान शामिल है, जो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर संभावित परिणामों की एक श्रृंखला को दर्शाता है। और इसमें है जो 6 महाद्वीपों को शामिल किया गया है। शामिल क्षेत्र व देश, तो इस प्रकाशन में देशों और क्षेत्रों के आंकड़ों को 6 महाद्वीपीय देशों में विभाजित किया गया है। तो वो 6 महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया। तो ये 6 महाद्वीपीय क्षेत्र हैं। वर्ल्ड
वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार 15 नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या 8 अरब पहुंचने का अनुमान है। और ये 2030 में है जो 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में है जो 10.4 बिलियन हो जाएगी। ये जनसंख्या का अनुमान दिया गया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है वैश्विक प्रजनन दर। तो वैश्विक प्रजनन दर ग्लोबल फर्टिलिटी रेट GFR में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। तो 1950 में वैश्विक प्रजनन दर लगभग 5 जन्म प्रति महिला थी, जो कम होकर 2021 में 2.3 जन्म प्रति महिला हो गई है। पहले है जो 1950 में 5 जन्म प्रति महिला थी, अभी है जो 2021 में 2.3 हो गई है और 2050 तक अनुमान है कि घटकर 2.1 रह जाएगी। जीवन प्रत्याशा। तो रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 2019 के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी जो 72.8 वर्ष तक पहुंच गई थी, और मतलब 72 साल 8 महीने, और जो वर्ष 1990 के बाद 9 वर्षों की वृद्धि को दर्शाता है। और फिर कोविड आया 2021 में, तो यह गिरकर है जो 72.8 से है जो 71 हो गई थी वर्ष। और जीवन प्रत्याशा है जो पुनः वर्ष 2050 तक वैश्विक जीवन प्रत्याशा बढ़कर 77.2 वर्ष हो जाने का अनुमान है। तो 2050 तक है जो इतना अनुमान लगाया गया है कि इतनी हो जाएगी। महिलाओं हेतु जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में 5 वर्ष से अधिक है। महिलाओं की है जो जीवन प्रत्याशा पुरुषों से 5 वर्ष और 4 महीने अधिक है, याद रखेंगे। 2021 में महिला और पुरुष जीवन प्रत्याशा 73 वर्ष और 8 माह और 68.4 वर्ष ये हैं जो महिला और पुरुष की जीवन प्रत्याशा दी गई हुई है 2021 की। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। 2022 में 10% से बढ़कर 2050 में 16% होने का अनुमान है। 2022 में 10 से ये 50 तक 16% हो जाएगी। तो 2050 तक विश्व भर में 65 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की आबादी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी से अधिक होने का अनुमान है। अधिक होने का अनुमान है, ये 2 गुनी से भी अधिक होने का अनुमान है 5 वर्ष से। और 2050 तक विश्व में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आबादी 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आबादी के बराबर होने का अनुमान है। 5 वर्ष से कम आयु के उनसे 2 गुनी और 12 वर्ष के कम आयु के आबादी है जो उनके बराबर होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में एशिया एवं भारत। तो वर्ष 2022 में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया 2.3 बिलियन वैश्विक जनसंख्या का 29% तथा मध्य और दक्षिण एशिया यहाँ पे जनसंख्या है 2.1 बिलियन वैश्विक जनसंख्या का 26% थे 2022 में। वर्ष 2022 में चीन एवं भारत प्रत्येक 1.4 बिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ इन दोनों क्षेत्रों में अधिकांश आबादी हेतु जिम्मेदार हैं। चीन और भारत है 1.4 बिलियन से अधिक जनसंख्या के साथ। और रिपोर्ट में आया है, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने का अनुमान है। अनुमान लगाया गया है कि भारत है जो चीन को जनसंख्या वृद्धि में पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाने का अनुमान है 2023 तक। 1990 से 2050 तक के कुल जनसंख्या मिलियन में है। तो 5 देश दिए गए हुए हैं जहां 1990 से 1950 तक कुल जनसंख्या मिलियन में दी गई हुई है।
1990 में चीन की इतनी जनसंख्या थी, 22 में इतनी हुई, बिलियन में है ये। और अब यहाँ पे भारत की इतनी हो गई, तो भारत है 2050 में नंबर 1 पे हो जाएगा। और भारत की ये सभी की जनसंख्या बिलियन में दी हुई है, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। और फिर इसका जब वो चेंज हुआ तो यहाँ पे चीन, भारत 2000 में, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आ गया 5वें नंबर पर। और भारत 2050 में नंबर 1 पे भारत हो जाएगा, फिर चीन, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। तो ये हैं जो जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 देश हैं। ये 2022 के हैं और 2050 में यहाँ पे पाकिस्तान दिया गया हुआ है। ये 2050 के हैं, 1990 से 2021 तक के ये। तो ये था आज की क्लास, पार्ट 4 था। और ये समसामयिकी घटना चक्र करंट अफेयर सितंबर और अक्टूबर का था। यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।